फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में आज हम रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज, जिसको भारत ने 2-1 से जीत लिया है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था कि भारत ये सीरीज 2-1 से जीतेगा, 3-0 से नहीं जीत पाएगा। जैसा कई लोगों को लग रहा था कि ये ओडीआई सीरीज की तरह हम ये 3-0 से ही सीरीज जीतेंगे, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक 2-1 से जीतना चाहिए था और वही हुआ भी। आप चाहे तो जाके हमारे पिछले वीडियो को देख भी सकते हैं। अब बायलैटरल सीरीज तो मुझे लगता है कि भारत के लिए हलवा ही है, जो जिसको जब मर्जी बुलाते हैं, हरा देते हैं और फिर खुश होते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में हम फेल हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको अगर बताना चाहूं तो 2021 में हमने इंग्लैंड को बुलाया था, उनको हमने हराया। 2022 में फिर वर्ल्ड कप से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, उनको भी हराया। हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया, अब हमने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। इससे पहले हमने श्रीलंका को हराया, उससे पहले हमने वेस्ट इंडीज को भी हराया था। तो हम अपने घर में बहुत सारी टीम्स को बायलैटरल सीरीज में इजीली हरा देते हैं। लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज के हम बहुत टाइम से चैंपियन रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, हम बड़े टूर्नामेंट्स में हमें कोई भी कामयाबी नहीं मिली पिछले 10 सालों के अंदर। अगर आप पिछले 10 सालों को देखें तो हम केवल दो ही बड़े टूर्नामेंट्स जीत पाए हैं, दोनों ही एशिया कप में, 2016 का T20 वाला एशिया कप और 2018 का ओडीआई वाला एशिया कप। उसके अलावा कोई भी बड़ा इवेंट हम नहीं जीते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 2015 और 19 के ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम खेले हैं, 2016 और 22 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम खेले हैं और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हम खेले। लेकिन इन सभी मैचेस में हमें मुंह की खानी पड़ी, हमारे को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो मैं अब चाहूंगा कि अब आने वाले 5 सालों में, क्योंकि काफी अच्छा मौका है भारत के पास आईसीसी ट्रॉफीज की गिनती को बढ़ाने का, क्योंकि अगले 5 साल में लगातार आईसीसी व्हाइट बॉल के इवेंट्स हैं। तो मैं बता भी देता हूँ आपको, अक्टूबर नवंबर में इसी साल इंडिया के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के अंदर 2024 में वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ पाकिस्तान अभी होस्ट है, बट आई डाउट करंट सिनेरियो में कि पाकिस्तान ही होस्ट रहेगा, और हो सकता है कि वो टूर्नामेंट दुबई या कहीं और पर शिफ्ट किया जाए। 2026 में फिर T20 वर्ल्ड कप होगा और 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। तो अच्छा मौका है। अब मैं तो लालची हूँ भारत की जीत को लेकर। मैं चाहूंगा भारत पांचों के पांचों इवेंट जीते, और बल्कि जितने भी मैचेस खेले भारत सब जीते। लेकिन ऐसा मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि 2 से 3 ट्रॉफी एटलीस्ट आए। सबसे पहले तो जो अभी इस साल वर्ल्ड कप होगा वो जीतें, और फिर अगर अगले साल का T20 वर्ल्ड कप भी जीत लें तो इससे बढ़िया बात कोई भी नहीं हो सकती। तो अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज का हम रिव्यू करने आए हैं, तो इस सीरीज के देखो स्कोर लाइन से मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस बायलेटरल्स को, जैसा भी हमारा पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड रहा है, तो बायलेटरल्स में हम ऑलमोस्ट अनबीटेबल रहे हैं। और इजीली हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो आईसीसी इवेंट्स या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। तो मैं उसके हिसाब से ही बायलेटरल्स को देखता हूँ और उनको जज करता हूँ कि हमें कहाँ पर क्या हमारे को पॉजिटिव्स मिल रहे हैं, क्या नेगेटिव्स मिल रहे हैं। तो यही हमारा फॉर्मेट भी रहता है कि हमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स पर देखना है, पॉजिटिव्स को देखना है और नेगेटिव्स को हमें भूलना नहीं है। नेगेटिव्स पर हमें काम करना है, क्या एरिया ऑफ कंसर्न हमारे रहे हैं। तो पहला मैच हम रांची में खेला हमने, वो मैच हम हारे। 1-0 से सीरीज हारने के बाद काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरा मैच हमने लखनऊ में खेला, काफी ज्यादा इशू हुआ। रांची में ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका था इशू, लेकिन लखनऊ में तो वो इशू ने, कहते हैं, तूल पकड़ लिया। पिच का काफी बवाल हुआ, वहां के क्यूरेटर को भी सैक कर दिया गया है, यानी उनको निकाल दिया गया है जॉब से। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप एक दबाव बनाते हैं क्यूरेटर के ऊपर कि आपको एक फ्लैट विकेट ही देना है। जैसा कि पाकिस्तान में अब आपको पता ही है कि सब हाईवेज बोल रहे हैं उनके विकेट्स को, या रोड्स बोल रहे हैं, और फिर बाबर आजम उन पर बैटिंग करके अपना रिकॉर्ड को अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वैसा हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसा हो। तो आप उनको वार्निंग दे सकते थे और उनको समझा सकते थे, और जिससे कि एटलीस्ट उनकी जॉब भी ना जाती और शायद उनको आगे से अच्छी विकेट तैयार करते। ऑब्वियसली T20 के माफी को विकेट नहीं थी। तो वो मैच में न्यूजीलैंड ने केवल 99 रन बनाए, और भारत के लिए वो 99 रन भी एक पहाड़ की तरह उन्होंने साबित करा। काफी अच्छे से डिफेंड किया न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहूंगा मैं इसका। सेंटनर ने कप्तानी भी काफी अच्छी की, और भारत ने जैसे जैसे लुढ़क के कछुए की चाल से वो मैच को जीता। सूर्य कुमार यादव को उस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला, केवल 26 रन बनाकर। मुझे याद नहीं कि इतना स्कोर 26-28 रन बनाकर किसी को अगर मैन ऑफ द मैच मिलता हो, पर वो बेहतरीन, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। बेहतरीन इनिंग भी थी, प्रेशर में थे, अपनी शैली के विपरीत खेले वो और काफी अच्छा खेले। फिर तीसरा मैच जब हम अहमदाबाद में पहुंचे, एक बेहतरीन विकेट हमें दी गई। भारतीय बल्लेबाजी के अनुकूल थी पिच, बिल्कुल बल्लेबाजों के अनुकूल थी। भारतीय ने जमकर रन बटोरे वहां पर, 234 का बड़ा टारगेट हमने बनाया, और 235 रन जो उनको जीतने के लिए बनाने थे, उसमें शुभमन गिल ने 126 रन बनाए, और न्यूजीलैंड को हमने केवल 66 रन पर ढेर कर दिया। तो ये एक बड़ी, मतलब मैं कहूंगा बहुत ही बड़ी विशालकाय जीत थी ये, 168 रनों की। अगर हम फुल मेंबर टीम्स के कॉन्टेस्ट को देखें तो ये सबसे बड़ी जीत थी फुल मेंबर्स टीम के मुकाबलों के बीच में। फुल मेंबर से मेरा मतलब जो टीमें टेस्ट मैचेस खेलती हैं, उनको अगर हम उनके कॉन्टेस्ट को ही अगर हम काउंट करें सिर्फ, तो 168 रनों की जीत T20 के अंदर सबसे बड़ी जीत है।
और अगर हम सारी टीम्स को काउंट कर लेते हैं तो सब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है श्रीलंका के नाम पर है। उन्होंने 173 रनों से केन्या को हराया था 2007 के वर्ल्ड कप के अंदर। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। ये हमारा फॉर्मेट भी है, हम 3 पॉजिटिव्स आपको बताएंगे, फिर 3 नेगेटिव्स आपको बताएंगे। तो जो पॉजिटिव है, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर एंड एज एन स्कीपर यानी कि कैप्टन, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एज एन ऑलराउंडर वो इरिप्लेसेबल है इस टीम के अंदर, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि भारत सीमिंग ऑलराउंडर और एक अच्छे बैट्समैन की कमी को हमेशा फील करता है। ऐसा एक प्लेयर में अगर हमें मिल जाए, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लैंड का बेन स्टोक्स हैं, पाकिस्तान का फहीम अशरफ भी कह सकते हैं, या और भी एक दो प्लेयर अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कैमरून ग्रीन है, और अगर आप देखेंगे श्रीलंका का उनका कप्तान शानका है। तो ऐसे कई सारे यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, पर भारत का ऐसा नहीं है। स्पेशली तब वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपके बॉलर्स कोई भी हो, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उनको बैटिंग नहीं आती, और जो हमारे बैटर्स हैं उनको बॉलिंग नहीं आती। तो हार्दिक पांड्या एक ऐसा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको रिप्लेस करने की नहीं सोच सकते। और जिस हिसाब से नई गेंद का इस्तेमाल उन्होंने किया, विकेटें ली, इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, इकोनॉमी रेट भी अंडर 7 रहा उनका, और फिर टॉप 5 रन गेटर्स में भी वो रहे। तो ये एक बेहतरीन उनका, मतलब मैं कहूंगा कि एक बेहतरीन पॉजिटिव है हमारे क्रिकेट के लिए। दूसरे नंबर पर जो पॉजिटिव रहा वो शुभमन गिल जो कि 5 मैचों में स्ट्रगल किया उन्होंने अपने T20 आईज में। पहले 5 मैचेस के अंदर छठे मैच में सेंचुरी लगाई। मैं अभी भी उतना कन्विंस नहीं हूं कि वो एक T20 आई बैटर हैं। वो ओडीआई और टेस्ट में जरूर भारत के अगले सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन T20 में मेरे अभी भी कुछ, मैं कहूंगा कि डाउट्स हैं मेरे मन में, क्योंकि वो टाइम लेते हैं। जो रोहित और राहुल की जोड़ी ने स्ट्रगल किया पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी और उससे पहले भी, शायद वैसा ही स्ट्रगल मुझे ये भी करते हुए दिखाई देते हैं। एक मोमेंटम नहीं दे पाते, लेकिन कल इन्होंने काफी अच्छा खेला, मोमेंटम भी शुरू से लेकर चले, और फिर जो सेंचुरी बनाई, और अब भारत की तरफ से हाईएस्ट T20 स्कोर इनके ही नाम पर है। तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा जो पॉजिटिव रहा कि टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव के ऊपर एक भरोसा जताया। जैसा कि मैंने सबको कहा है कि मैं युजवेंद्र चहल से बड़ा प्रशंसक कुलदीप यादव का हूं, और मेरे को काफी अच्छा लगा कि वो तीनों मैचेस खेले, अच्छी बॉलिंग भी की। अंतिम मैच में उनको ज्यादा बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने सारी विकेट ले ली थी, केवल एक ही ओवर वो डाल पाए। लेकिन उसके अलावा पूरी सीरीज में इवन ओडीआईज भी और फिर ये T20 आईज भी, इसमें उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। तो ये 3 पॉजिटिव थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा राहुल त्रिपाठी के बारे में। राहुल त्रिपाठी ने बेहतरीन इनिंग खेली तीसरे मैच के अंदर। 2 मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल किया, पिच भी डिफिकल्ट थी, लेकिन तीसरे मैच के अंदर उन्हें जब एक सही पिच मिली, अच्छी पिच मिली, तो उसमें उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी। 22 बॉलों पर 44 रन बनाए, और एक वो मोमेंटम देते हैं, और शायद एक सेल्फलेस क्रिकेटर है, उनको अपनी विकेट की कोई चिंता नहीं रहती, वो टीम के लिए खेलते हैं। और ऐसा ही प्लेयर कोई भी टीम अपने प्लेइंग इलेवन में जरूर चाहती है। तो राहुल त्रिपाठी एक अच्छा एडिशन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अब बात करते हैं नेगेटिव्स। मुझे लगता है कि पॉजिटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स होते हैं, क्योंकि आप सीरीज जीत गए इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगे सब कुछ। जो भी कमियां हैं, पेशियां, वो सब आपको दूर करनी है, और बड़े टारगेट्स की तरफ आपको नजर रखनी है। तो सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगी, वो मुझे लगी कि ईशान किशन, ये बंदा अभी 2 महीने भी नहीं हुए, इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी, और एक ऐसा हल्ला इन्होंने क्रिएट किया था, वो सब इन्होंने अब मट्टी पलीत कर दी है। न्यूजीलैंड के साथ ये जो सीरीज हुई, 3 ओडीआई जो 3 T20 आई, ये सारे मैचेस खेले, और कहीं पर भी इन्होंने कुछ भी परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दिया। पहला ओडीआई में फेल हुए, दूसरे ओडीआई में स्कोर ज्यादा नहीं था, 4 या 8 रन आगे नॉट आउट रहे, तीसरे ओडीआई में रन आउट हो गए। फिर पहला T20 आई खेले, वहां पर ब्रेसवेल ने बोल्ड किया, दूसरे T20 आई में रन आउट हो गए केयरलेस रनिंग के थ्रू, और तीसरे T20 फिर ब्रेसवेल के ही शिकार बने। तो स्पिन के अगेंस्ट इनकी काफी प्रॉब्लम दिखती हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि अगर इनके दूसरे एंड पर विकेटें गिरती रहती तो एक शेल में भी चले जाते हैं, ये काउंटर अटैक करने की क्षमता नहीं रखते। तो क्षमता शायद रखते हैं, पर इनका माइंडसेट वैसा नहीं है। तो ये एक इशू रहा है इनके साथ। तो मुझे लगता है ये एक कमी है, और अब शायद जो पब्लिक के बीच में उन्होंने हल्ला क्रिएट किया था, वो शायद अब हल्ला बिल्कुल इन्होंने खुद ही शांत कर दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि इनकी जगह अब किसी नए प्लेयर को मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन को वही ऐसा एक लंबा रोप दिया जाए, एक अच्छा मौका दिया जाए उनको खुद को प्रूव करने का। अगर वो नहीं प्रूव करते, देखो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरे घर का बंदा नहीं है। अगर परफॉर्म करता है तो इंडियन टीम में रहे, नहीं करता है तो ना रहे, लेकिन एक मौका, फेयर इनफ चांस उसको मिलना चाहिए, जिससे कि प्लेयर को खुद को भी मलाल ना रहे कि मुझे मौका ही नहीं दिया। संजू सैमसन को जब भी मौका दिया है, उनके सर पर हमेशा तलवार लटका के रखी गई है। 1 मैच 2 मैच खिलाते हैं, नहीं परफॉर्म कर पाया, बंदा बाहर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। तो अब ये तो हुई शुरू की 2 हमारे नेगेटिव। अब तीसरा जो नेगेटिव है, ये मैं बताऊंगा कि ये ऐसा नेगेटिव, शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव, और ये अभी 1-2 साल का ही नहीं, ये काफी 5-7 सालों से चला हुआ आ रहा है। ये है कि इंडियन टीम स्पिन के अगेंस्ट, जैसा कहा जाता था और कई कमेंटेटर तो आज भी कहते हैं
कि इंडियन टीम जो है स्पिन के अगेंस्ट बेस्ट है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और हमने काफी स्ट्रगल किया है कि हम जो है स्पिन के अगेंस्ट काफी ज्यादा हमारा स्ट्रगल रहा है और काफी सालों से रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जनरेशन से पहले की जो जनरेशन है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन, ये भी स्पिन के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते रहे हैं। नेथन लॉयन को आप देख लीजिए, कितना उन्होंने परेशान किया है। मोइन अली को देख लीजिए, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, उन्होंने भी परेशान किया है हमको। रंगना हैरत को देख लीजिए, शादाब खान को देख लीजिए, इन्होंने कितना परेशान किया है हमें। और अगर आपको याद होगा तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में लियम लिविंगस्टन तक को भी बॉलिंग दी गई आप, उसमें भी उन्होंने 3 ओवर किए और एक छोटा ग्राउंड और बैटिंग विकेट पर उन्होंने केवल 22 रन दिए। तो यानी हमारा स्ट्रगल आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे और वो भी उतना अच्छा उनको नहीं खेल पाए। तो यानी स्ट्रगल काफी टाइम से चल रहा है। और अब अभी आप सेकंड T20 की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 5 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और टोटल 17 ओवर स्पिनर्स के थ्रू फिकवाए। उनके पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स ने 4 ओवर डाले, केवल 17 रन दिए। और मार्क चैपमैन जो है, उन्होंने 17वां ओवर डाला, जो कि एक पार्ट टाइमर, उन्होंने भी केवल 4 या 5 ही रन दिए। तो ये स्पिन के अगेंस्ट हमारा काफी स्ट्रगल चल रहा है। ये जनरेशन भी स्ट्रगल कर रही है, पहले वाली भी स्ट्रगल कर रही थी, और शायद जो उनसे पहले की जनरेशन थी जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, द्रविड़, तेंदुलकर, सहवाग, गांगुली, लक्ष्मण, शायद उनको दुख भी होता हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से या उनसे पहले की जनरेशन की वजह से ये बना था सबके दिमाग में कि इंडिया जो है स्पिन के अगेंस्ट बेस्ट टीम है। और अब मुझे लगता है कि वो बेस्ट टीम नहीं है, और कोई भी टीम शायद घबराती नहीं है इनके अगेंस्ट स्पिनर्स को खिलाने में, और पावर प्ले तक में भी बॉलिंग दे देती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कमी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ऐड करने में चूक गया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमको। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, कि आप अपने दोस्त को मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी। और तब तक आप सब देखते रहिए 248 नॉट आउट, क्योंकि हम करते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज क्रिकेट के बारे में। थैंक यू।